नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर, और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं CUET के ऊपर, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर। मैं चूंकि खुद पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं, मैं राजनीति विज्ञान पढ़ता और पढ़ाता रहता हूं, तो मैं आज आपको जो डोमेन सब्जेक्ट है, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आपने लिया है CUET के लिए फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए, किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में BA प्रथम वर्ष में जब आप प्रवेश लेंगे CUET के माध्यम से, तो उसमें आपका अगर डोमेन सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर राजनीति विज्ञान है, तो उसमें सबसे पहले आपको सिलेबस का पता हो कि आपको पढ़ के क्या जाना है, नंबर एक, जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, आप ध्यान रखें कि आप जब भी फॉर्म भरें, देखिए तो 12 तारीख लास्ट है, उससे पहले फॉर्म भर दें। 21 मई से आपका एग्जाम शुरू हो जाएंगे, आप तैयारी शुरू कर दें। अभी आप चूंकि बोर्ड्स के एग्जाम में लगे हुए हैं, एक बार वो कंप्लीट होने दें, उसके जस्ट अगले दिन से आप तैयारी शुरू कर दें। और मैं आपको ये और बता दूं कि आपने 12th में जो कुछ पढ़ा है और जिस तरीके से पढ़ा है, CUET का एग्जाम उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बुक्स वही है NCERT वाली, लेकिन क्वेश्चन की नेचर, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। इस बार वर्णनात्मक क्वेश्चन नहीं आएंगे, बड़े बड़े लिखने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके सिर्फ MCQs आएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके लिए ABCD ये वाले भरने होंगे आपको। तो आप जितनी मोर प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। हिमालय एजू हब आपके प्रैक्टिस के लिए है, हजारों नहीं लाखों क्वेश्चनों का एक बैंक तैयार कर रहा है, तो आप उस बैंक का जरूर फायदा उठाएं, आप हर एक विषय के लिए। तो अगर आप CUET के माध्यम से किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर आप UG में प्रवेश लेना चाह रहे हैं, आप BA BSc या BCom करना चाह रहे हैं, तो आप हिमालय एजू हब से जरूर जुड़े। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं राजनीति विज्ञान, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें पढ़ना क्या है। देखिए, आपके NCERT 12th के अंदर 2 बुक्स चलती है। जो भी स्टेट बोर्ड्स के विद्यार्थी हैं वो भी ध्यान ले लें, उनको भी NCERT ही पढ़नी होगी। कुछ राज्यों की जो बुक्स हैं वो अलग हैं, कुछ राज्यों ने NCERT वाली बुक्स ये वही फॉलो कर रखी है। तो जिन्होंने NCERT पहले पढ़ रखी उनकी दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनको बिल्कुल नए तरीके से बुक्स पढ़नी होगी। तो NCERT में से ही क्वेश्चन आएंगे। आप जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी सफलता के चांस उतने ज्यादा होंगे। और ये आपको उपलब्ध करवाता है CUET, न केवल टेस्ट सीरीज बल्कि वीडियोस और सारे सॉल्यूशंस आपको एक ही प्लेटफॉर्म के उपलब्ध है, हिमालय एजू हब के ऊपर। तो मैं आज चर्चा करूंगा आपसे पहले पुस्तक की। देखिए, NCERT 12th में 2 बुक्स हैं। पहली जो पुस्तक है वो है आजादी के बाद भारत, आफ्टर 1947, जब देश आजाद हो गया उसके बाद का जो भारत और उसकी राजनीति है, उसके प्रैक्टिकल पक्ष है इसके अंदर। और इसका पहला ही जो चैप्टर है वो है एक दलीय प्रभुत्व का युग, 1947 से लेके, और ये मानिए 1952 में जब पहले आम चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब से लेके 1967 तक ये वो युग है जिसको अपन कह सकते हैं, एक बार 1947 से लेकर और 1967 तक, इस 20 साल तक इस देश में एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा, राज्यों और केंद्र में उसी की सरकार रही, और वो थी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी। तो इस एक दलीय प्रभुत्व के युग में पहले जो 3 आम चुनाव थे, 52 से लेकर 67 तक, 52, 57 और 62 तक, इसी दल का प्रभुत्व था। ये थी, हम इसको कांग्रेस डोमिनेंस सिस्टम बोलते हैं, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति थी। राज्य स्तर के ऊपर असमान प्रभुत्व था, कहीं कहीं जरूर कुछ पार्टियों ने वजूद बनाने की कोशिश की थी, केरला में या जम्मू कश्मीर में, लेकिन कांग्रेस ही थी सब जगह। कांग्रेस की गठबंधनात्मक प्रवृत्ति, आखिर क्यों था कांग्रेस डोमिनेट क्यों करती थी? इसका था कि कांग्रेस में सारी धाराएं आके मिल जाती थी, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सामंत हो, किसान हो, पूंजीपति हो, चाहे मजदूर हो, और चाहे उच्च वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो या गरीब तबके का हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, वो थी कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस छाई हुई थी सब जगह, उसके प्रभुत्व की प्रकृति थी। और कौन कौन से उस दौरान विपक्षी दल थे, उनकी भी इस पहले लेसन में चर्चा है। तो ये सब टॉपिक्स थे जिन पे आपको ध्यान देना है, इनके मोर प्रैक्टिस, मोर MCQs करने हैं आपको, जितने ज्यादा हो सके। दूसरा चैप्टर है राष्ट्र निर्माण और इसकी चुनौतियां। 1947 के बाद हमारे देश के समक्ष क्या क्या संकट आए, उनको लेके है। देखिए, 3 बड़े संकट आए। पहला संकट राष्ट्र निर्माण का आया कि देश टूट नहीं जाए, क्योंकि देश पहले भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 टुकड़ों में टूट चुका था धर्म के आधार पे। दूसरी बड़ी समस्या थी, वो थी रियासतों का भारत में विलयन, कि कैसे है जो 562 के आसपास रियासतें उनको भारत में मिलाया कैसे जाए। तीसरी बड़ी समस्या थी गरीबी की, कि गरीबी कैसे दूर की जाए। तो ये थी राष्ट्र निर्माण और इसकी शुरुआती चुनौतियां। तो नेहरू का दृष्टिकोण क्या था
राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में, कैसे वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, विभाजन की विरासत क्या थी और शरणार्थियों का संकट क्या था। देखिए होलोकॉस्ट हुआ, भारी मात्रा में हिंदू और मुसलमानों ने जब मारना शुरू किया एक दूसरे को, उसके बाद जो शरणार्थियों की समस्या आई, मुस्लिम भाग के पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के हिंदू भाग के मुस्लिम आए, कम से कम 1 करोड़ लोग विस्थापित हुए, यहां से वहां गए और पश्चिमी बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान वाली बॉर्डर के ऊपर वो क्या चुनौतियां थी, कश्मीर की समस्या क्या थी, शेख अब्दुल्ला कौन थे, राजा हरि सिंह कौन थे, ये सब इसके अंदर बताया हुआ है। उसके बाद राज्यों का निर्माण और पुनर्गठन किया गया, नए नए राज्यों का निर्माण किया गया, जैसे आंध्रा से भाषा के आधार पर राज्य बनने शुरू हो गए थे। उसके बाद क्या संकट आए, फिर भाषा को लेकर राजनीतिक संघर्ष जो मैंने कहा आंध्र से शुरू हुआ और फिर ये बढ़ता ही गया। उसके बाद राज्यों की संख्या बढ़ने लगी और उसके लिए फिर एक फजल अली आयोग बनाया गया। तो ये सब इसके अंदर वर्णित है सारा कुछ चैप्टर 2 में। तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति, कि अगर आपको गरीबी दूर करनी है तो आपको प्लान्ड इकोनॉमी लानी पड़ेगी, आपको योजनाबद्ध विकास करना पड़ेगा। तो हमने फिर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई सोवियत संघ से प्रभावित होकर, राज्य क्षेत्र का विस्तार और नए आर्थिक हितों का उदय हुआ, नए नए वर्ग सामने आए, किसान आए, व्यापारी आए, उद्योगपति आए सामने। अकाल और पंचवर्षीय योजनाओं का निलंबन किया गया। 1967 के बाद जब अकाल आया तो एक बार पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया। हरित क्रांति, देखिए ये महत्वपूर्ण क्रांति थी जिसने नॉर्थ इंडिया के अंदर अनाज में, विशेषकर गेहूं और चावल में बहुत भारी प्रोग्रेस की थी। और जो इसका नारे की शुरुआत की थी वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने की। और फिर इसकी प्रोग्रेस हुई वो इंदिरा गांधी के समय हुई और हमने हरित क्रांति की परिणाम ये निकला कि आज भी भारत के अनाज भंडार है वो भरे पड़े हैं किसानों की मेहनत की वजह से। और इस हरित क्रांति के राजनीतिक परिणाम क्या निकले, इनकी हम चर्चा करें। किसान कैसे सशक्त हो गए और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाने लगे अपने हितों की पूर्ति के लिए। तो किसानों का जो उदय हुआ हरित क्रांति के बाद वो इसमें वर्णित है। अब हम चैप्टर 4 के ऊपर आते हैं, भारत की विदेश नीति और विदेश संबंध क्या है भारत के। देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री नेहरू जी थे। इनकी जो विदेश नीति क्या थी, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसके मूल कारण क्या थे, आखिर कहां तक लद्दाख में, अक्साई चीन में चीन ने कब्जा कर लिया था, नेहरू ने क्यों बुलाया दलाई लामा को तिब्बत से, और इन सब से कैसे स्थितियां बिगड़ती बिगड़ती युद्ध तक आ गई और कैसे भारत हारा 1962 के युद्ध में, यही वर्णन है। 1965 और 1971 का भारत पाक युद्ध, क्या एक देश को कमजोर देख के हराया जा सकता है क्या? पाकिस्तान ने पहली गलती 65 में की थी, मुंह की खाई। और दूसरा 1971 का युद्ध, जब इंदिरा गांधी के समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। इन युद्धों की चर्चा है। फिर भारत का जो परमाणु कार्यक्रम, चाहे वो 1974 का हो चाहे 1998 का हो, पहले हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बम विस्फोट कर रहे थे और उसके बाद हमने फिर जो बम विस्फोट किए वो हमारी सुरक्षा के लिए किए, जब अटल बिहारी के टाइम। विश्व राजनीति के बदलते गठबंधन कौन से हैं और भारत का उन गठबंधनों में योगदान क्या है, इसको लेके चर्चा है इसमें सारी, कि कैसे गुटनिरपेक्षता की नीति से हमने अपना स्वतंत्र वजूद बनाया विदेश नीति का। ये सारी चर्चाएं चौथे चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं और 5वें चैप्टर पे, कांग्रेस की प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। 1967 के बाद कांग्रेस के सामने क्या संकट आए? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में कैसे कांग्रेस हार गई अधिकांश राज्यों में, इसका वर्णन है। नेहरू के बाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी है गैर कांग्रेसवाद की नारा, जो कि लोहिया ने दिया था, कांग्रेस के विरोधी सारी पार्टियां एक हो गई, उनकी चर्चा है। 1967 की चुनावी उथल पुथल और एक नया नारा जिसको हम ये कहते हैं आया राम गया राम, कैसे राजनीतिक विखंडन हुए, कैसे दलों में टूट फूट हुई और कैसे दल बदल हुए, ये सारी चर्चा इसमें। कांग्रेस का कैसे विभाजन हुआ, कैसे कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बन गई, दिग्गज एक तरफ हो गए, इंदिरा एक तरफ हो गई, ये सारा इसमें वर्णित है। पुनर्गठन कैसे हुआ कांग्रेस का, और 1971 के चुनावों में कैसे कांग्रेस जीत गई, एक तरफा विजयी हुई। और गरीबी हटाओ के नारे की राजनीति क्या थी, कह रहे थे इंदिरा हटाओ, इंदिरा ने कहा गरीबी हटाओ, ये नारे क्या थे। इन सब के ऊपर भी मजेदार क्वेश्चन आते हैं आपके। हम जब भी मैं आपको हिंदी माध्यम से पॉलिटिकल साइंस करवाऊंगा तो इन सब की मजेदार चर्चा करेंगे हर लेसन में, और कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण मैं आपको ये भी बताऊंगा। संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट ये है कि जब इंदिरा गांधी पावरफुल हो गई तो कैसे फिर उसके बाद इस देश में इमरजेंसी लाई गई और लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, उसकी चर्चा है इस लेसन में। प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या होती है हम चर्चा करेंगे इसी के अंदर, और न्यायपालिका की चर्चा है और कैसे न्यायपालिका को कब्जा करने की कोशिश की गई।
गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन जो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ था वो क्या था? बिहार में कैसे संपूर्ण क्रांतिक आंदोलन खड़ा हो गया जिसे हम बिहार आंदोलन कहते हैं और पूरे देश में छा गया जेपी नारायण के नेतृत्व में? कैसे आपातकाल लगा? संवैधानिक और अतिरिक्त संवैधानिक आयाम क्या थे? आपातकाल का प्रतिरोध किसने किया? लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि जिन लोगों को झुकने के लिए कहा था वो तो घुटनों के बल रेंगने लगे थे। क्यों रेंगने लगे थे लोग इंदिरा गांधी के आगे? और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने कैसे धूल चटा दी कांग्रेस को, ये सारा इस लेसन में है। और नागरिक स्वतंत्रता के संगठनों का जो नए नए संगठन बने, दबाव समूह बने, उनका उदय है। जो 7वां चैप्टर है उसमें क्षेत्रीय आकांक्षाएं और संघर्ष है। विभिन्न क्षेत्रों की भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे, अन्य आधारों के ऊपर पहचान को लेके जो राजनीति शुरू हुई उनका है। जातियों को लेके, अन्य मुद्दों को लेके, क्षेत्रों को लेके क्षेत्रीय दलों का उदय कैसे हुआ, कैसे लोग कांग्रेस से परेशान होकर और क्षेत्रीय दलों का निर्माण कर रहे थे। पंजाब का संकट क्या था और सिख विरोधी दंगे क्या थे और सिखों के दंगे क्या थे, ये सारा। भिंडरावाले कौन था, ऑपरेशन जो चलाया गया अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के ऊपर, उसमें क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी, किसकी गलतियां थी, ये सारा इसके अंदर है। कश्मीर की स्थिति कैसे विस्फोटक हो गई और कैसे यहां आतंकवाद प्रायोजित किया पाकिस्तान ने। उत्तर पूर्व की चुनौतियां जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, आसाम, मणिपुर, मेघालय, इनकी संकट क्या थे, ये है इसमें। और सबसे एक मजेदार लेसन जो इसमें है वो है 8th, नए सामाजिक आंदोलन। वो आंदोलन जो स्त्रियों ने खड़े किए, वो जो शराब के विरुद्ध हुए, वो जो पर्यावरण के लिए हुए, वो जो नदियों को बचाने के लिए हुए, उन सबको नवीन सामाजिक आंदोलन बोलते हैं। इसमें हमारे किसानों के द्वारा खड़े किए गए, अन्नदाताओं के द्वारा खड़े किए गए आंदोलन है, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित आंदोलन है, पर्यावरण और विकास से प्रभावित जन आंदोलन है, चाहे वो ऑपरेशन चिपको हो, चाहे ऑपरेशन अपिको हो, चाहे वो फिर नदियों का बचाने का प्रोग्राम हो। उसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट और ओबीसी जातियों का सशक्तिकरण है इसके तहत, कि कैसे मंडल आयोग की रिपोर्ट लाके और वीपी सिंह ने एक ट्रूप का पत्ता चला और उसके परिणाम क्या निकले, हम ये भी देखेंगे कैसे ओबीसी जातियां सशक्त हो गई और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने लगी। तो ये थी मंडल आयोग, बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं लोकतांत्रिक उभार और गठबंधन की राजनीति, कि कैसे वास्तविक लोकतंत्र का उभार हुआ, कैसे कांग्रेस डोमिनेशन सिस्टम चला गया, कैसे कांग्रेस के प्रभुत्व का युग चला गया और एक लोकतांत्रिक गठबंधन बने, क्षेत्रीय गठबंधनों का निर्माण हुआ और देखते देखते क्षेत्रीय दल हावी हो गए और सेंटर में किसी एक दल की बजाय गठबंधन की सरकारें बढ़ने लगी। उनकी चर्चा है इसके अंदर। 90 के दशक में क्या हुआ था, बीजेपी और जनता दल ने कैसे अपना संगठन खड़ा किया और नई सरकार बनाई, क्षेत्रीय दलों से कैसे गठबंधन किए गए और एनडीए और यूपीए, इनके बाद की जो सरकारें हैं, अब तक की सरकारें हैं, वो इनमें वर्णित है। मोदी जी का इसमें चर्चा नहीं है, जो एनडीए की सरकार है उनकी, उससे पहले की सरकारों की चर्चा है। और हाल के मुद्दे और चुनौतियां क्या, ये अंतिम लेसन में। स्वतंत्र भारत में पिछले 25-30 साल में क्या राजनीति हुई है और क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको लेके है। 1990 के बाद वैश्वीकरण की चुनौती क्या थी, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो इंपैक्ट थे वो क्या पड़े भारत के ऊपर। कैसे भारत में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो विदेश मंत्री थे, एक नई आर्थिक नीति निर्माण की गई जब हमारे नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उत्तर भारतीय राजनीति में ओबीसी का उदय है, उसका प्रभाव क्या पड़ा, कैसे कांग्रेस का सफाया हो गया नॉर्थ इंडिया से, यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, और कैसे क्षेत्रीय दल हावी हो गए यहां। उसके बाद है दलितों की राजनीति, कैसे उभरी बीएसपी, कैसे उभरी मायावती, कैसे उभरे काशीराम, इन सब के ऊपर है। फिर सांप्रदायिकता की चुनौती है और जो 1992-91 के जो अयोध्या के दंगे हैं वो सब इसमें वर्णित है। उसके बाद कैसे धार्मिक राजनीति होने लगी, राजनीति मंडल के साथ साथ कमंडल की राजनीति कैसे चलने लगी, ये सब इसके अंदर है। मंडल क्या है, कमंडल क्या है, इन सब की चर्चाएं हैं इस लेसन के अंदर। और उसके बाद जो गुजरात दंगे हुए उनकी चर्चा है, जिसके इंपैक्ट आज तक भारतीय राजनीति के ऊपर है। ये थी हमारी एक पुस्तक कि स्वतंत्र भारत में जो राजनीति है उसका स्वरूप क्या था, 1947 के बाद की राजनीति। बहुत ही मजेदार पुस्तक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बनते हैं। आप हिमालय एजुकेशन से जुड़े रहें, खूब सारे एमसीक्यूज, जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की, आपको फायदा उतना ही ज्यादा होगा। अगली जो क्लास होगी आप उसको लेना नहीं भूलें, क्योंकि अगली कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी 12th की जो दूसरी पुस्तक है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े हिमालय एजू हब से और इसका संपूर्ण फायदा उठाएं। आपके लिए भरपूर सामग्री प्रत्येक रूप में यहाँ उपलब्ध है हिमालय एजू हब के ऊपर। थैंक यू दोस्तों, आपने टाइम दिया, मनोयोग पूर्वक सुना। थैंक यू वेरी मच।